तो ये भी ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा काम के पीछे पागल होने से और मशगूल होने से जो है ना बच्चे निगलेक्ट होते हैं, फैमिली निगलेक्ट होती है और फिर प्रॉब्लम्स जो है वो जन्म लेती हैं। जो बच्चे छोटे हैं, मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जब भी आते हैं बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जो बच्चे छोटे हैं उनको किस तरह से खुराक हमें देनी चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ। जो 1-2 महीने के बच्चे हैं उनको सिर्फ क्या मदर फीडिंग पे रहना चाहिए या उसके अलावा वो कुछ कर सकते हैं? माएँ जो है वो जो हमें देख रही हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को टेक केयर करें? उसको कहते हैं 1-2 महीने पे तो ऑफ कोर्स कोई भी खाना नहीं खिला सकता, बट कुछ घरों में ऐसे रिवाज हैं जो अंडा चटा देते हैं, कुछ खीर चटा देते हैं, यानी मतलब हैवी प्रोडक्ट्स भी दे देते हैं। अच्छा। और वो बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं, कुछ नो डाउट हमारे पास आ रहे होते हैं तो डायरिया के साथ आ गए या बहुत सीवियर वॉमिटिंग्स के साथ आ गए, बहुत सीवियर एलर्जीज़ के साथ आ गए। मगर होता ये कि लोग बताते नहीं हमें कि क्यों हुआ, कि हमने क्या खिलाया था। फिर मज़ेदार बात ये होती है कि एक दफ़ा तो हमने इलाज कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम कभी जो माएँ होती हैं वो मैसेज कर देती हैं मुझे, और मैसेज करके मुझे बताती हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे घर में हुआ था, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ या तो राइट इट डाउन या मेरे हस्बैंड को समझा दें या फिर मेरी अम्मी को या मेरी सास को बहुत अच्छी तरह वजाहत से समझा दें, बट डोंट टेक माई नेम। तो ये बहुत दफ़ा होता है ऐसा कि ससुराल का प्रेशर जो है ना बहुत हैवी होता है, वो भी बड़ा ख़तरनाक प्रेशर होता है कि भाई हम तो अपने बच्चों को 2 महीने पे खिला दिया था, अब इसको भी खिलाएंगे। अंडा खिला दिया, अब अंडा तो आपको पता है 2 महीने का बच्चा कैन नॉट एब्जॉर्ब। बिल्कुल। इसी तरह लोअर कॉन्सेप्ट है 4 महीने का, आपने तो 2 महीने कह दिया, पता नहीं कहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिला ही है। लेकिन नहीं, ये जर्दी वाला मेरे दिमाग में था कि ना 2 चटा देते हैं और फिर उसके बाद बच्चे को डायरिया रहता है, जर्दी से वो उंगली से चटा दे तो आपके हाथ गंदे, और फिर आप बच्चों के साथ दूसरा मरहला आता है 4 महीने का, उस पर भी बहुत बहस है कि भाई 4 महीने के बच्चे को खाना खिला दें, खाना खिला दें। भाई क्यों खिला दें? कल मैट्रिक में आएगा तो शादी करा देंगे क्या? बिल्कुल। 1 में होगा तो ही 1 में, 6 साल का होगा तभी 1 में जाएगा। मतलब ये तो समझने वाली बात है ना कि एक बच्चा 6 साल का होगा तो ही 1 में जाएगा, 4 साल का बच्चा 1 में नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो ये चीज़ें समझनी है कि जिस वक्त आएगा सारी चीज़ें करेगा। एक बच्चा आएगा, आदमी कहेगा यार 4 महीने का बच्चा खड़ा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता। 1 साल का होगा तो ही खड़ा होगा। तो एक प्रॉपर एज जो है जब से माएँ जो है बच्चों अप्रोप्रिएट एज, अप्रोप्रिएट ये वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है। एज तो बढ़ ही रही है, अप्रोप्रिएट एज पे हर काम करेगा वो, अपने वक्त पे माइलस्टोन डेवलप करवाने। अब 4 महीने का जो बहस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी च्यूइंग हैबिट ही नहीं आई होती, उसके जो मोटर रिफ्लक्स होते हैं ये प्रॉपर नहीं होता है। बच्चा कई दफ़ा एस्पिरेट कर जाता है और कई दफ़ा रीनल लोड बढ़ जाता है। उस 4 महीने के बच्चे की जो ऑर्गन्स होते हैं कमज़ोर होते हैं। अब आपने नमक चटा दिया या नमक खिला रहे हैं उसको या उसको चीनी ज़्यादा खिला रहे हैं तो डायबिटीज़ टाइप 1 होने के चांसेस हैं। साथ में जो है रीनल लोड बढ़ जाएगा, कई दफ़ा इतना सॉल्ट खिला दिया तो रीनल लोड बढ़ जाएगा। तो आपको वक्त पे सारी चीज़ें करनी है। 6 months इज द अप्रोप्रिएट एज एज रिकमेंडेड एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा कोई नहीं है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड। और साथ में हमारे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से भी एक रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं जो IMNCI की गाइडलाइंस कहलाती हैं। वो भी कहता है कि 6 महीने पे खाना खिलाना है, इससे पहले खाना नहीं खिलाना होता। ओके, 6 महीने में खाना खिलाना स्टार्ट करें तो क्या ग़िज़ा बच्चों को दें? क्या फ़ौरन से जो है वो बॉयल एग खा सकता है या वो क्या खा सकता है? दलिया खा सकता है, दही खा सकता है? मैं चाहती हूँ आप जो माएँ देख रही हैं जिनके बच्चे 6 months में हैं और वो ये सोच रही हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से लें, तो आप उनको बता दीजिए। लेकिन स्टार्ट तो आपको मैश फूड से करना होता है। मैश कई दफ़ा 6 महीने का बच्चा होता है तो माइलस्टोन आप ग्रो करने, देखिए आप सिखा रहे हैं, 6 months का बच्चा है, ग्रो कर रहे हैं, अब उसके माइलस्टोन च्यूइंग हैबिट आएगी, च्यूइंग लानी है तो आप इसको मैश करेंगे। कई दफ़ा कुछ माएँ बहुत फिनिकी होती हैं, वो तो प्रोसेस कर करके 2 साल तक पिला रही होती हैं, जो खाना है प्रोसेस, जो खाना है प्रोसेस। तो प्रोसेस नहीं करना है, मैश करना है। तो मैश की भी अब ग्रेड्स हैं, ठीक है, 85%, 75%, 65%, 55%, आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रेडिंग को आप 1 साल तक, 1 साल में नील पे ले आएंगे। 1 साल में 12 महीने पे बच्चा 12 से 18 महीने पे वो चीज़ें खा सकता है जो आप और मैं खा रहे होते हैं। बट स्टिल टेस्ट बड्स को डेवलप करना ज़रूरी है। जब बच्चा 8-9 महीने का होता है तो आपने थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, कि इसके टेस्ट बड्स डेवलप्ड हो।
लेकिन कई दफ़ा बच्चा माँ के पेट से ही बहुत सारी, लास्ट टाइम हमने बहुत बड़ी गुफ्तगू की थी कि बच्चा माँ के पेट से ही बहुत सारी चीज़ें लेके पैदा होता है, जो माँ टेस्ट में जो 9 महीने की भी होती हैं उसी पे बच्चा जो है डेवलप करके सामने आ रहा होता है। उन्होंने मीठा खाया होता है तो बच्चा मीठे पे ज़्यादा जाता है, जो मिर्चियाँ खाई हुई होती हैं वो मिर्चों पे चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे आपने देखो ना सिर्फ बिरयानी पे फोकस रखते हैं, बिरयानी खानी है, वो उनकी अम्मा जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, तो ये बहुत एक फैक्टर है। तो अच्छा, आप खुश रहेंगे तो बच्चा भी खुश अच्छा, हाल लोग पैदा जो है होगा। ना इस बात से ना वो करते हैं कि नहीं भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जो है ना एक बोलने वाली बातें हैं। तो मैं चाहती हूँ आपके थ्रू ये बच्चा पैगाम जा रहा है। आपकी एक एक चीज़ सुनता है जब आपके पेट में होता है। बिल्कुल, वो माँ की आवाज़, माँ का हीटनेस, आप सोचे दुनिया की हर जगह बच्चा चला जाए, जैसे ही माँ के गोद में आता है चुप हो जाता है। बिल्कुल, माँ की आवाज़ सुनता है वो, चाहे जितना भी छोटा बच्चा हो, माँ की आवाज़ सुन के ही फौरन, क्योंकि वो 9 महीने इसने सिर्फ माँ की आवाज़ सुनी है और उस दर्जे कोई वो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ जो करेगी बच्चा वही ज़्यादातर करते हुए पैदा होता है। एक ये नेचुरल फैक्ट है। बाहर के मुल्क हैं कुछ ऐसा, एक मुल्क ऐसा है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, बट दे मेक द चाइल्ड जीनियस इन द यूट्रस। मतलब वो एक दफ़ा मैंने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ी तो आई वाज सो सरप्राइज। मैंने कहा हम कहाँ हैं? उनके हर बच्चा नोबेल प्राइज़ लिए हुए बैठा होता है, हर बच्चा। इतनी सी कौम है, बच्चा हर बच्चा नोबेल प्राइज़। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जनरेशन ही ऐसी बनाई है। हाँ, तो जनरेशन बनाने के लिए आपको खुशहाल ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, बिल्कुल। टॉर्चरस ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ 50-70% जो लोग हैं ना वो टॉर्चरस ज़िंदगी गुजारने, टॉक्सिक लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, हाँ। और टॉक्सिक अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आपके बच्चे को बहुत नुकसानात पैदा होते हैं। मैं बहुत दफ़ा बच्चे को, माएँ आती हैं रोना धोना, बच्चा बहुत रो रहा धो रहा होता है, तो मैं ये ज़रूर पूछता हूँ, मैंने कहा यार आप प्रेगनेंसी में ऑल ओवर टेंस्ड या स्ट्रेस तो नहीं थी? हाँ। क्योंकि मैं जब ये प्रोग्राम्स कर रहा होता तो मुझे भी ये चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। बिल्कुल, ज़्यादातर यही होता है कि नहीं मेरी प्रेगनेंसी बड़ी तकलीफ से गुजरी है, स्ट्रेस गुजरी है, खुशी नहीं थी। मतलब स्टिल जब बच्चा खुशहाल होता है, आप देखें हंसते हुए बच्चे पैदा होते हैं, वो हर वक्त आपको हंसते हुए मिलेंगे, रोना कम होगा। एक बच्चे सिर्फ रोते हैं तो आप उनकी आप देखेंगी ना तो पीछे आपको दिखेगा कि दूसरी एक वजह और भी होती है कि मिनरल्स कम, माएँ खुश हैं मगर अंदर यूट्रस बहुत कमज़ोर है, वीक है, माँ ने उल्टियाँ बहुत की हैं, यूट्रस में विटामिन्स प्रॉपर नहीं गए, आयरन नहीं गया, सप्लीमेंट्स नहीं गए, जिंक नहीं गया, विटामिन डी कम है, तो बच्चा उस वक्त इमेसिएटेड पैदा होगा। ओके, वो उस वक्त चिड़चिड़ा बहुत होगा जब इसका हीमोग्लोबिन लेवल कम पे पैदा होगा और बढ़ेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है। सेकेंडली आ जाए आप थॉट पे कि आपने एक अंडे की बात की कि 6 महीने के बच्चे को आप अंडा दे, 6 महीने के बच्चे को आप अंडा नहीं दे सकती, सख्ती से ये मना है। ओके, टिल 12 मंथ्स, टिल 2 years ऑफ लाइफ, जब तक आपको ये ना पता हो कि इसकी एलर्जीज हैं या नहीं, क्योंकि अंडे की एलर्जी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी एलर्जी होती है काउ मिल्क की, थर्ड एलर्जीज होती है पीनट की, फोर्थ एलर्जी होती है मोनोसोडियम ग्लूकोनेट की, जो ये चाइनीज सॉल्ट मिलते हैं जी। कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं वीट से, शुगर से, सोडा से, कैफीन से, तो ये हमेशा ट्राई करना चाहिए बट फुल टाइम नहीं देना चाहिए। ओके, कुछ लोग 6 महीने पे सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो दूध कौन सा मिलाएं? तो आप कभी भी जब आप प्रिपेयर करते हैं दूध तो आप काउ मिल्क या बैफेलो मिल्क या यू आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बाहर के मुल्कों की जो हमारी स्ट्रेटजी है और स्टडीज़ हैं उस पर तो सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है कि वो है सिर्फ और सिर्फ काउ मिल्क, बट यहाँ पे काउ मिल्क नहीं मिलता, यहाँ पे बफेलो मिल्क मिलता है। तो स्टिल वो बफेलो मिल्क का कॉन्सेप्ट है, तो मिलाने में हर्ज नहीं है लेकिन पिलाना नहीं है। लोग तो अभी 1-1 महीने के बच्चे को भी जो है काउ मिल्क पिला रहे हो, बफेलो मिल्क पिला रहे होते। काउ मिल्क तो गाय तो इधर है ही नहीं। लोग कहते हैं हमें तो गाय का दूध मिल रहा है, सब झूठ है, हो ही नहीं सकता, गाय है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? बफेलो है हमारे यहाँ, भैंसें हैं हमारे यहाँ, भैंसों के बाड़े हैं। ओके, तो जो बोलते हैं कि यहाँ पर काउ मिल्क दस्तयाब है, आई डोंट थिंक सो कि कभी मिल सकते हैं, मैं आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है, क्योंकि हो नहीं सकता। लेकिन स्टिल हम तो एक एलर्जीज की बात कर रहे हैं कि काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो काउ मिल्क तो है नहीं, तो बफेलो मिल्क तो और गाढ़ा है, तो आपको बफेलो मिल्क पिलाना नहीं है। लोग पिला देते हैं, फिर वही डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लड इन स्टूल,
हीमोग्लोबिन लो, विटामिन डी लो के साथ आ रहे होते हैं और बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं, किडनी पे बहुत सारे असरात पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, जो बच्चे डॉक्टर साहब डब्बे का दूध पीते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार कुछ माएँ जो हैं कभी कुछ कोई सा डब्बा पिला देती हैं, कभी कोई सा डब्बा पिला देती हैं, कभी कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से अगर कोई कोताही बरतता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? क्या बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकता है इस बात की वजह से? लैक्टोज इंटॉलरेंस इज डिफरेंट इशू, ठीक है। प्रोटीन एलर्जीज आर डिफरेंट इश्यूज। ठीक है। अब कुछ दूध में प्रोटीन्स हाई होते हैं, जैसे कॉलिक पेन, एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस, ब्लॉटिंग, गैस फंस जाना, कॉन्स्टिपेशन रहना, या फिर डायरिया रहना, या फिर जिस्म पे एलर्जी के निशान आ जाना। सेकेंडली लैक्टोज इंटॉलरेंस पे यही होता है कि डायरिया 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 बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, बंद नहीं हो रहा होता, या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको लैक्टोज और इसको डिफरेंशिएट करना अलग है। ठीक है। अगर माँ का दूध नहीं है तो देखें, दूध शरीका माँ भी आजकल होती हैं, यू कैन पे टू एनीवन के वो दूध पिला दे, ये भी एक सुन्नत तरीका है। ठीक है, उस पर कोई हार्म नहीं है और उस पर कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सुन्नत है। सेकेंडली हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारी माएँ बनी हुई होती है, अगर माँ का दूध नहीं है तो आप पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ माँ का दूध करें, तो उससे आपका बच्चा की नशोनुमा बहुत हाई कंटेंट पे होती है। थर्डली आ जाएं कि अगर नहीं है और अगर डब्बे का दूध तो हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, वी कांट मार्केट इट आउट, और उसके नुकसानात ज़्यादा हैं बहुत है। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है एलर्जीज़ हैं। सेकेंड है डायरिया, वॉमिटिंग्स, निमोनियाज, ये सबसे ज़्यादा होता है, एस्पिरेट सबसे ज़्यादा होता है। एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो अभी तक बहस में अभी तक है, बट सुन्नत के हिसाब से दिया जाए तो बकरी का दूध इज़ मोर रेलिवेंट, मतलब मिलता जुलता है माँ के दूध से। ओके। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर अच्छा है कि ये माँ के दूध के साथ एडजस्टेबल हो सकता है। ठीक है। तो कैन ये हम इसको कह सकते हैं कि माँ के दूध के साथ एडजस्टेबल है, तो हम माँ के दूध को एडजस्ट कर सकते हैं उसके साथ, बट स्टिल अभी भी बाहर के मुल्कों में या हमारी पढ़ाई में या लोगों में ये है दिमाग में कि नहीं, स्टिल नॉट टू गिव गोट मिल्क, बट सुन्नत के हिसाब से आराम से आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बकरी पालना भी सुन्नत है, बकरी का दूध पीना भी सुन्नत है। बिल्कुल ज़बरदस्त डॉक्टर साहब अभी जैसे अदील भाई ने मुझे कहा कि शायद उनके जो बेटे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों में, और उसके अलावा वो ठीक भी नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होता है बेसिकली? क्या ये भी डब्बे के दूध पिलाने की वजह से होता है? ऑफ कोर्स डब्बे के दूध से तो प्रोटीन एलर्जीज होती हैं, प्रोटीन एलर्जी से, और दूसरा एस्पिरेट नमूनियाज, बार बार रीगर्जिटेट होना, खांसी आना, और चेस्ट में जो है एक ड्रॉप भी चला गया तो चेस्ट इन्फेक्टेड रहेगा। रिफ्लक्स कहते हैं इसको। तो रिफ्लक्स के अलग एक फार्मूलाज आते हैं, अगर रिफ्लक्स हो रहा है, रिपीटेडली कफ हो रही है या कफ ठीक नहीं हो रही है, तो रिफ्लक्स का एक अलग ही फार्मूला आता है, तो वो एक तो देना चाहिए अगर ऐसा प्रॉब्लम है। सेकेंडली अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपको देखना है कि इसका एलर्जी फैक्टर तो नहीं बढ़ा हुआ। थर्डली आपको देखना है कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है कि नहीं है। फोर्थली जो सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप ऑफ द लिस्ट है विटामिन डी है। विटामिन डी कम होगा तो रिपीटेडली निमोनियाज, एलर्जी, अस्थमा सबसे ज़्यादा होगा। ओके। अभी एक कॉलर भी आए थे हमारे, वो कॉल सवाल देकर गए हैं अपना, उनके बच्चे को जो है वो रिपीटेडली मतलब 1.5 महीने से जो है वो फ्लू हो रहा है, और जो नज़ला है ये ठीक होने के नाम नहीं ले रहा, डॉक्टर को भी दिखा दिया, मेडिसिन भी ले दी, जो भी उन्होंने बताए थे वो सब काम कर लिए, लेकिन नज़ला सही नहीं हो रहा। तो क्या ये भी यही चीज़ से सिंक होता है? बहुत बिल्कुल 100% ये भी हो सकती है। और फिर देखें, एक तो फूड एलर्जीज है, दूसरा हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंटल एलर्जीज है। बच्चा बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट अंदर असरअंदाज हो रही है, एनवायरमेंटल एलर्जीज होना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें डर्माटॉफ्स हैं, मोल्ड्स हैं, डस्ट माइट्स हैं, डस्ट है, एसी है, बहुत ज़्यादा सिगरेट अगर रूम में पी रहे हैं, परफ्यूम्स लगा रहे हैं, तो मॉस्किटो कॉइल्स जल रहे हैं, मतलब इन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एलर्जी का फैक्टर बढ़ जाता है रूम में या घर में। तो ये इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चीज़ों फ्लू से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो स्टीम को बहुत फ्रीक्वेंट रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। सेकेंडली आपको अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो मास्क का इस्तेमाल करें। तीसरी एक जादुई चीज़ बताता हूँ, वेज़लीन जो होती है, सादी वेज़लीन जो होती है, उसको नाक के अंदर ज़रूर लगाएं।
सो अगर 10 से अगर एलर्जीज हो रही है तो इससे तो 50-60% तो बच जाएगा। ओह वाह। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जो मैंने आपको सारी लिस्ट बताई कि उनसे आपको ज़रूर देखना है कि इन चीज़ों की वजह से तो एलर्जीज नहीं हो गई अंदर बॉडी में। फिर साथ में आईजी लेवल्स हैं, सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स या ईएसआर या विटामिन डी लेवल, ये ज़रूर करा लेना चाहिए 6 महीने 1 साल में, कि आपको पता हो कि हमारे अंदर कहीं एलर्जी फैक्टर कहीं बच्चे में बढ़ तो नहीं गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट आजकल तो बड़े मॉडर्नाइज टेस्ट भी आ गए हैं, फूड डिटेक्शन टेस्ट भी आ गए, एनवायरमेंटल टेस्ट भी आ गए। एक ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए ईजीएस्ट वे हो गया फाइंड इट आउट कि यार इस चीज़ से एलर्जी है और हमें ये चीज़ जो है नहीं खानी है, ये चीज़ के इर्द गिर्द नहीं घूमना। बिल्कुल।